एपिसोड 4 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि टैंक सैन और उसके साथ एकेडमी में आए हुए बाकी स्टूडेंट्स के सामने एक सॉसेज वाला आता है। और तभी जूवू को वो सॉसेज खाने का मन करता है, इसलिए वो टैंक सैन से कहती है सॉसेज लाने को। तभी हम देखते हैं कि टैंक सैन वहाँ पे सॉसेज लेने जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टैंक सैन जैसे ही उस सॉसेज वाले को अंकल कहता है तो वो आदमी गुस्सा हो जाता है, मतलब भड़क जाता है। और मतलब हाँ, अब किसी को अंकल कह देंगे तो थोड़ा सा बुरा तो लगेगा ही, खासकर जब वो कुछ ज्यादा ही जवान हो। तो वही यहाँ पे भी हुआ। ये बंदा भड़क गया और कह रहा है कि ये अंकल नहीं बल्कि ये इन लोगों की तरह ही यहाँ पे एक स्टूडेंट है और वो सॉसेज बेचता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टैंक सैन को काफी बुरा लगता है, वो माफी मांगता है, वो बताता है कि उसे पता नहीं था वगैरह वगैरह। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारे मिस्टर दाई भी आ जाते हैं और वो सॉसेज वाले को भला बुरा कहते हैं कि तुम मर जाओ, तुम एकेडमी के लिए काफी एम्बेरसमेंट हो वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे मास्टर दाई कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये सब यहाँ बेचना मना है। जिस पे टैंक सैन काफी शॉक हो जाता है, तो वो पूछता है कि ऐसा क्यों है। जिस पे मास्टर दाई बताते हैं कि ये जो सॉसेज वाला बंदा है वो इस सॉसेज को अपने स्पिरिट से बनाता है, यानी इसकी जो स्पिरिट सोल है वो फूड की है और इसलिए वो अपने बॉडी फ्लूइड का यूज करके ये सॉसेज बनाता है। अरे भाई, अब मुझे भी पता है कि कौन कौन से फ्लूइड्स हम सबके मन में आ रहे होंगे, लेकिन कंट्रोल कंट्रोल। और फिर ये सब सुनने के बाद टैंक सैन को काफी अजीब लगता है, उसको लगता है कि वो अब उल्टी कर देगा, इसलिए वो उसके सॉसेज वापस कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर दाई और फिर टैंक सैन काफी हंसते हैं इस सिचुएशन पे। और तभी हम देखते हैं कि आसपास के स्टूडेंट वहां से जाने लगते हैं। अब यहाँ पे इनके एडमिशन तो हुए नहीं है, इसलिए आगे की प्रोसेस के लिए ये लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सारे बच्चे हैं वो सभी एग्जाम 1 की लाइन में लगे हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि टैंक सैन और जूवो भी एग्जाम 1 की लाइन में ही आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही टैंक सैन उस लाइन में पहुंचता है तभी मास्टर दाई आते हैं और उन्हें रोक देते हैं और फिर उसे डायरेक्टली एग्जाम 4 में लेके जाने लगते हैं। जिस पे वो बताते हैं कि तुम्हारी अगर सोल पावर 25th रैंक से ज्यादा है तो तुम डायरेक्टली 4th एग्जाम दे सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ के सारे बच्चे बुरा मान जाते हैं। वो लोग उन्हें फिर से चिल्लाने लगते हैं, बहस करने लगते हैं कि इन लोगों को एग्जाम 1 2 3 छोड़ना क्यों है, क्योंकि हम भी तो यहाँ पे हैं, हमें क्यों नहीं ऐसा मिल रहा। जिस पे मास्टर दाई समझाते हैं कि जिनकी रैंक 25 से ज्यादा है उन लोगों को एग्जाम 1 2 और 3 नहीं देना है, वो लोग डायरेक्टली एग्जाम 4 तक जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टैंक सैन की रैंक 29 थी, जीवू की रैंक 29 और बाकी जो लड़कियां थी उनकी रैंक 27 और 26 थी, इसलिए वो लोग सीधे एग्जाम 4 के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर दाई इन लोगों को एग्जाम 4 के लिए लेके जाने लगते हैं और यहीं पे हम देखते हैं कि मास्टर दाई बताते हैं कि जितने भी लोग वहाँ पे खड़े थे उनमें से कोई भी पास नहीं होने वाला, क्योंकि एग्जाम 2 और 3 काफी ज्यादा हार्ड होते हैं और उन लोग को देख के लगता नहीं कि वो पास हो जाएंगे। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि इन एग्जाम्स को पास करने के लिए स्टूडेंट्स की रैंक और उनकी स्किल लेवल 20 के ऊपर होनी चाहिए, और क्योंकि इन सभी स्टूडेंट्स की रैंक लेवल 20 से काफी नीचे हैं तो उन लोगों के पास कोई चांस नहीं है। असल में हर साल सिर्फ 2 या 3 ही बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एडमिशन मिल पाता है और अब तक सिर्फ 42 स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जो कि इस एकेडमी में पढ़े हैं। अब ये सुन के उन सभी को काफी अजीब लगता है। वो लोग कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर ये तो स्कूल काफी लॉस में चलता होगा, क्योंकि उन्हें स्कूल चलाने के लिए बच्चों से काफी फीस नहीं मिल पाती होंगी। अब यहाँ पे मास्टर दाई समझाते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो हेड मास्टर है वो अपने उसूलों का पक्का है और वो ऐसा कुछ सोच के रखा है कि वो गरीबी में भूखा मर जाएगा लेकिन कमजोरों को नहीं पढ़ाएगा। और इस स्कूल में बच्चों से ज्यादा तो टीचर्स ही हैं और यही इस स्कूल की खासियत है। और बस यही एक रीजन है कि एकेडमी बहुत ही टॉप नॉलेज देती है अपने स्टूडेंट्स को, और यही रीजन है कि टैंक सैन के ग्रैंड मास्टर ने उसे ये यूनिवर्सिटी रिकमेंड की थी। अब यहाँ पे मास्टर दाई ये भी बताते हैं कि इस एकेडमी से ग्रेजुएट होने के लिए तुमको कम से कम 40 रैंक चाहिए, अगर तुम्हारी रैंक उससे ज्यादा है तो ही तुम यहाँ से ग्रेजुएट हो सकते हो। और यही इस एकेडमी की सबसे मुश्किल क्राइटेरिया है और सिर्फ यही एक रीजन है जिसकी वजह से सिर्फ 14 ही बच्चे ऐसे हैं जो कि इस एकेडमी से पास हुए हैं, ग्रेजुएट हुए हैं। और
वो 14 बच्चे अपनी अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छी सक्सेस कर रहे हैं, और जो बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट नहीं हो पाए वो अपनी रैंक बढ़ाने के चक्कर में बीस्ट को मारते मारते खुद निपट गए और उनकी स्टोरी यहीं पे खत्म हो गई। अब ये सब सुन के वहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इस स्कूल में पढ़ना था, इसलिए वो हिम्मत जुटा के एग्ज़ाम 4 तक पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्ज़ाम 4 लेने के लिए वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल थे, और ये वाइस प्रिंसिपल कुछ ज़्यादा ही खतरनाक और एरोगेंट नेचर का था, जो कि स्टूडेंट्स पे ज़रा भी दया नहीं दिखाता था, समझ लो जल्लाद। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वाइस प्रिंसिपल उन सभी को देखता है और उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों को एग्ज़ाम में पास होना है तो तुम्हें मुझे हराना होगा, और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, और अगर मैं जीता तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, इसलिए तुम सब मिल के एक साथ मुझ पर अटैक करो। अब इनका नाम था मास्टर जाओ और इनकी रैंक थी 76। अब यहाँ पे मास्टर आई इनके बारे में सब कुछ बताते हैं कि ये कितने पावरफुल हैं। वो बताते हैं कि इनकी स्पिरिट सुप्रीम बियर की है और ये इसलिए इतने पावरफुल हैं, और ये इतने पावरफुल हैं इसीलिए लोग इन्हें अकाला भी कहते हैं। अब इन सभी ने एक न एक टाइम पे अकाला नाम जरूर सुना था, इसलिए ये सभी चौंक जाते हैं क्योंकि ये जानते थे कि अकाला कितना फॉर्मिडेबल अपोनेंट है। अब यहाँ पे मास्टर डाई इनसे बताते हैं कि तुम इन्हें कैसे हरा सकते हो। वो बताते हैं कि इनकी कमजोरी स्पीड है, और अगर तुम इन्हें स्पीड में अटैक करते हो तो ये बहुत कम चांस है कि काउंटर अटैक कर सकें, और सिर्फ यही रीज़न है कि तुम इन्हें हरा सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन सभी लोगों को आधा घंटा दिया गया था स्ट्रेटेजी प्लानिंग के लिए, ताकि वो लोग कोई अच्छी सी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर सकें और आके उन पे अटैक करें ताकि वो जीत जाएं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सभी बच्चे एक दूसरे के सामने अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसमें जो ब्लू आउटफिट वाली लड़की है, मतलब वो कहती है कि वो 26 रैंक की है, और ये लड़की कीबाओ एम्बर ट्राइब से है। इसकी स्पिरिट सोल टूल टाइप की है, इसलिए काफ़ी पावरफुल है। अब इस लड़की की एबिलिटी की हेल्प से वो सभी अपनी स्पीड 30% तक बढ़ा सकते थे। ये सुन के ये लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, और इस लड़की का नाम था निंग रोंग रोंग। हालांकि प्रोनाउंसिएट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम इन्हें निंग ही बुलाएंगे। उसके बाद हमें उस काले कपड़े वाली लड़की का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, जिसका नाम जू जू क्विंग है, जिसको हम क्विंग बुलाएंगे, और वो काफ़ी पावरफुल थी, और वो 27 रैंक की एजिलिटी अटैक सिस्टम स्पिरिट मास्टर थी, और उसकी स्पिरिट कैट की थी। अब यहाँ पे टैंग सैन उन सभी का लीडर बन जाता है और उन सभी को अटैक प्लान बताता है। अब जैसे ही आधा घंटा पूरा होता है तो हम देखते हैं कि वो सभी बच्चे उस टीचर पर अटैक करने लगते हैं। वो सभी बच्चे अपनी अपनी स्पिरिट सोल का यूज करके उन सब पे अटैक करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैंग सैन भी अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करके टीचर पे अटैक करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इतने पावरफुल थे कि उन्होंने बिना स्पिरिट रिंग यूज किए उन सबके अटैक्स को रोक लिया और उन्हें अच्छे से धोने लगा। अब यहाँ पे मास्टर जाओ उन सभी को अच्छे से धो रहे होते हैं और उन लोग का काफी मजाक उड़ा रहे थे। अब यहाँ पे टैंग सैन को काफी गुस्सा आ जाता है, और फिर हम देखते हैं कि टैंग सैन जैसे ही गुस्सा होता है तो वो अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करके मास्टर जाओ को बांधने की कोशिश करता है, और यहीं पे टैंग सैन उनके अंदर पॉइजन भी छोड़ देता है। अब यहाँ पे मास्टर जाओ को थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है, और यहीं पे हम देखते हैं कि वो मास्टर काफी जोश के साथ उठता है और काफी खुश भी लग रहा था, क्योंकि उसे लग गया था कि उसे इस बंदे से लड़ने में काफी मजा आने वाला है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मास्टर जाओ अपनी स्पिरिट सोल एक्टिवेट कर लेते हैं। फिर यहाँ हम देखते हैं कि टैंग सैन भी अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास एक्टिवेट कर लेता है और उन दोनों की फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि पासा पलट चुका था। इस बार मास्टर जाओ अपनी स्पिरिट का यूज करके उन सभी को नॉकआउट कर देता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी बच्चे हार चुके थे और जुवू बेहोश हो चुकी थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टैंग सैन काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि जुवू उसके सामने बेहोश हो गई थी, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और बिना कुछ कहे मास्टर जाओ के पास जाता है और कहता है कि इस मैच को अब बंद करो। अब यहाँ पे हम देखते हैं टैंग सैन एक डील कर लेता है मास्टर जाओ से। वो कहता है कि अब सिर्फ तुम्हारी और मेरी फाइट होगी, अगर मैं जीता तो तुम्हें एडमिशन देना होगा, जिस पे मास्टर जाओ उसकी डील को मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टैंग सैन अपने फुली फॉर्म में आ जाता है, यानी इस बार वो अपने हिडन वेपन्स का भी यूज करने लगता है, और तभी हम देखते हैं कि टैंग सैन बड़ी ही स्पीड के साथ हर एक एंगल से उनके ऊपर अपने हिडन वेपन से अटैक कर रहा होता है। अब ये वेपन्स
मास्टर जाओ के लिए काफ़ी नए थे, इसलिए वो उनसे बच नहीं पाता है और अपने ऊपर काफ़ी सारे हिट ले लेता है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था, वो मास्टर 76 रैंक पे था और इसीलिए वो उन सभी वेपन्स को अपने अंदर से निकालने में काफ़ी कामयाब रहा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टैंग सेन काफ़ी सेंटिमेंटल सा भी हो रहा था, लेकिन फिर भी वो जाओ से लड़ने लगता है और जाओ भी काफ़ी मस्त स्माइल देते हुए कहता है ये मैच उसके लिए काफ़ी मज़ेदार हो गया। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि उन हिडन वेपन्स पे भी पॉइजन लगा हुआ था, जिसके इफेक्ट से मास्टर जाओ कमज़ोर होने लगते हैं। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि टैंग सेन एक स्माइल देता है और फिर फिनिशिंग ब्लो के लिए वो अपनी दूसरी स्पिरिट सोल यूज़ करता है, जो कि अब तक के 4 एपिसोड में हमें पहली बार दिखने वाली थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टैंग सेन अपनी क्लियर स्काई हैमर से मास्टर जाओ पे अटैक कर देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस अटैक से टैंग सेन भी घायल हो जाता है, लेकिन मास्टर जाओ लड़ने की हालत में नहीं थे और इसीलिए मास्टर डाई टैंग सेन को विनर बता देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर जाओ थोड़े से शर्मिंदा हो गए थे क्योंकि वो 13 साल के बच्चे से पिट गए थे। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्कर भी आ गया था, वही जो सॉसेज बेचता था। और तभी हम देखते हैं कि ऑस्कर अपने हीलिंग सॉसेज मास्टर जाओ को देता है, लेकिन वो अपने खड़ूस नेचर के वजह से वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही ऑस्कर निंग रोंग रोंग को देखता है तो उसका दिल उस पे आ जाता है और वो उससे फ्लर्ट भी करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर दाई उन सभी लड़कियों को वहाँ से लेके चला जाता है और इस वजह से ऑस्कर की सुलगने लगती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मास्टर जाओ अपने ऑफिस में बैठ के जल रहे होते हैं और आज के मैच के बारे में सोच रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि मास्टर जाओ को अपने पास ही किसी स्ट्रॉन्ग एनिमी की प्रेजेंस फील होती है और जैसे वो जंगल में जाता है तो वो अपने स्पिरिट सोल निकाल के सर्च करने की कोशिश करता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक मास्क मैन आता है और यहीं पे हमें पता चलता है कि वो मास्क मैन और कोई नहीं, टैंग सेन का फादर टैंग हाओ है और वो मास्टर जाओ को अकाला कह के पुकारता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टैंग हाओ के आसपास लाल कलर की स्पिरिट रिंग है और उसके नीचे भी कुछ स्पिरिट रिंग चल रही होती हैं और उसके हाथ में क्लियर स्काई हैमर होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर जाओ इसे देख के समझ जाता है कि इसकी रैंक 90 से भी ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, टैंग हाओ का फादर जिस तरह लग रहा था एपिसोड 1 में वो वैसा नहीं है, वो असल में बहुत 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 पावरफुल है और जिस लेवल पे वो अभी है उस लेवल पे वो शायद ही हार सकता है। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे मास्टर जाओ समझ जाते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे टैंग हाओ इसलिए आया था क्योंकि वो मास्टर जाओ को सज़ा देना चाहता था क्योंकि उसने आज सुबह बच्चों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया। अब यहाँ पे मास्टर जाओ उनके सामने भीगी बिल्ली बन के माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन टैंग हाओ उन्हें पीटना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे शर्क यूनिवर्सिटी का डीन भी आ जाता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये डीन वही है जो कि टैंग सेन को हेयर क्रिस्टल दे रहा था और वो भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस में। अब क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का डीन था इसलिए वो मास्टर जाओ से भी ज़्यादा पावरफुल था और इसलिए वो मास्टर जाओ को पिटने नहीं दे सकता था। और तभी हम देखते हैं कि वो अपनी आउल वाली स्पिरिट निकाल लेता है और जैसे ही वो डीन टैंग हाओ को देखता है तो समझ जाता है कि अगर वो दोनों मिल के भी टैंग हाओ से लड़ेंगे तो उसके मैच के नहीं है, वो दोनों बड़ी आसानी से हार जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टैंग हाओ उन पे अटैक करने जाता है। अब टैंग हाओ उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में समझाना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि तुम्हें आधे घंटे तक मुझसे डिफेंस करना है और अगर तुम किसी तरह सर्वाइव कर ले गए तो मैं यहाँ से आधे घंटे बाद खुद ब खुद चला जाऊंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर जाओ टैंग हाओ पे अटैक करने लगता है अपने स्पिरिट सोल से, लेकिन हम देखते हैं कि टैंग हाओ बिना स्पिरिट सोल का यूज किए उसके अटैक को रोक लेता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टैंग हाओ उसके अटैक्स को रोकने के बाद उसे काफ़ी अच्छी तरह से सूट देता है और फिर वो उनसे कहता है कि वो फ्यूचर उनके हाथ में इंटरेस्ट करके वहाँ से जा रहा है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सुबह बेटे से और शाम को बाप से पिटने के बाद मास्टर जाओ को ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी उन्हें ये नहीं पता चला कि टैंग सेन टैंग हाओ का बेटा है। अब यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल यानी मास्टर जाओ डीन से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मास्टर जाओ डीन पे इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसने उसे बचाया नहीं। अब यहाँ पे डीन भी कहता है
कि वो उसके मैच का ही नहीं था। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि टैंग सैन की आंखें खुलती हैं और वो खुद को एक अलग ही जगह पे पाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ऑस्कर के पास था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्कर टैंग सैन को जगा हुआ देख के खुश भी होता है और उसे ब्रेकफास्ट ला के देता है और उसे अपने बारे में बताता है कि वो ऑस्कर है और उसकी रैंक 29 की है। अब यहाँ पे ऑस्कर जीवो के बारे में पूछता है। अब यहाँ पे ऑस्कर को उन दोनों को देख के लग गया था कि जीवो टैंग सैन को पसंद करती है, लेकिन हमारे टैंग सैन नम्स्कल थे तो इसलिए उन्हें ये बात पता नहीं चल पाती है। अब यहाँ पे ऑस्कर और टैंग सैन के बीच में जुवू को लेके काफी बातें होती हैं, लेकिन इन दी एंड टैंग सैन यही कहता है कि जुवू सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है। उसके बाद हम देखते हैं कि टैंग सैन उसी जगह पे जाता है जहाँ पे उसकी फाइट हुई थी मास्टर जाओ से, और वहाँ जाके आसपास गिरे हुए अपने सभी हिडन वेपन्स को उठा लेता है और उठा के ले आता है। और यहीं पे वो ये भी सोचता है कि आगे फ्यूचर में उसे मास्टर जाओ जैसे ही लोगों से लड़ाई करनी होगी, और ऐसे पावरफुल लोगों से लड़ाई करने के लिए उसे और भी वेपन्स चाहिए होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि टैंग सैन डिसाइड कर लेता है कि वो और भी ज्यादा हार्ड वर्क करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि टैंग सैन जैसे अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि ऑस्कर बेड पे सोया हुआ रहता है। अब यहाँ पे टैंग सैन ऑस्कर को उठा के कहता है कि वो उसके साथ ट्रेनिंग करने चले, लेकिन ऑस्कर बताता है कि उसकी सोल स्पिरिट फूड की है, इसलिए उसे उसके जैसी हार्ड ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि टैंग सैन जुवू के पास जाता है और उससे माफी मांगता है क्योंकि कल वो उसे बचा नहीं पाया। अब यहाँ पे जुवू उसे टोकते हुए कहती है कि इसकी कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। उसके बाद वो दोनों थोड़ी और बातें करते हैं और तभी वो लोग डीन के बारे में भी बात करते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ का वाइस प्रिंसिपल ही इतना पावरफुल है तो यहाँ का डीन कितना पावरफुल होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर घूमने निकलते हैं और तभी उन्हें दिखता है कि एक मोटा बच्चा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई कर रहा था। अब यहाँ पे बात ये थी कि वो लड़की उस बच्चे से ब्रेकअप करना चाहती थी और वो उसकी बात सुन नहीं रहा था और उससे उसका हाथ पकड़ के बार बार अपनी तरफ खींच रहा था। लेकिन तभी जैसे ही वो मोटा बच्चा जुवू को देखता है तो वो जुवू के साथ फ्लर्ट करके बात करने लगता है, लेकिन तभी जुवू को गुस्सा आता है और उसे वहां से हटा देती है। और तभी हम देखते हैं कि जुवू उसे लड़ने जाती है, लेकिन तभी टैंग सैन वहां आता है और उस मोटे बच्चे से कहता है कि वो उस लड़की को छोड़ दे, लेकिन वो मोटा लड़का मोटी बुद्धि का ही था, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मोटा लड़का, जो भी उसका नाम था, वो टैंग सैन के हर एक अटैक से बच जा रहा था, यानी कि ये प्रूव करता है कि वो मोटा बच्चा काफी पावरफुल था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी सोल स्पिरिट बाहर निकालता है, जो कि एक फीनिक्स थी और वो एक बीस्ट टाइप सोल स्पिरिट थी। उस मोटे बच्चे की स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल दिख रही थी और वो उड़ भी सकती थी और अटैक भी कर सकती थी। उसका टाइप फायर का भी था। और फिर हम देखते हैं कि टैंग सैन उस पर अपने स्पिरिट से अटैक करता है, लेकिन वो उसको जकड़ नहीं पाता क्योंकि टैंग सैन की स्पिरिट एक प्लांट टाइप थी और इसलिए उस मोटे बच्चे की फिनिक्स की स्पिरिट अपने फ्लेम से उसके प्लांट टाइप स्पिरिट को जला देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जुवू फाइट करने जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जुवू जैसे उसे लड़ने जाती है तो वो उसे हरा नहीं पा रही थी क्योंकि वो मोटा बच्चा उस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन इंडियन वो लड़की थी, काफी खूबसूरत थी, इसलिए वो मोटा बच्चा बहक जाता है, पिघलने लगता है और यहीं पे जुवू को उस पर अटैक करने का मौका मिल जाता है और हम देखते हैं कि वो उसे मारती है और गिरा देती है। लेकिन तभी वो मोटा बच्चा उठ जाता है और कहता है कि इस बार वो उसे नहीं छोड़ेगा और यहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो गाइज एंड गर्ल्स, ये था सोल लाइन एनिमे सीरीज के एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस एनिमे सीरीज या एनिमे मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सके। अब अगर आप मून नाइट सीरीज के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप सबको जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। सायोनारा। Thunder, thunder, thunder. She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my